फ्रेंड जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी पर। फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर के लिए। क्योंकि अगर आपको पेडागोजी सॉल्व करनी आ जाती है, इसका मतलब आपका पेपर क्लियर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स की तो हमारी पेडागोजी ही बनती है। और यहाँ पर हम उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक्स भी, क्वेश्चंस भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे लिए साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा लॉरेंस कोलबर्ग की जो 3 स्टेजेज हैं उनके बारे में। उसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है उसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें हम 2 कंडीशन पढ़ते हैं, आज्ञाकारिता वाला और जैसे को तैसा। और जो हमारी दूसरी स्टेज होती है कन्वेंशनल पारंपरिक, उसमें हम देखते हैं कि बच्चा क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जिससे हम उसको शॉर्ट में याद करते हैं। और उसका जो फोर्थ होता है उसमें हम जो उसकी जो सेकंड जो स्टेज होती है उसमें हम देखते हैं कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि वो आदान प्रदान और परंपरागत। तो आपकी कौन सी स्टेज हो जाएगी, आदान प्रदान और परंपरागत। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो इन तीनों स्टेजेस को, पी से प्री कन्वेंशनल और सी से कन्वेंशनल और पोस्ट से पोस्ट कन्वेंशनल। तीनों स्टेजेस को आप ऐसे याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपका मोस्टली पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। विभिन्न लिंगों को लेकर जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी सोच हमने बना रखी है या पहले से बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर स्टेरियोटाइप। आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पिता है वो क्या कर रहा है, घर के कार्यों में लगा हुआ है, और जो माता है वो क्या कर रही है, साहसी काम कर रही है। जैसे जबकि जब जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना होता है तो इसका उल्टा हो जाता है कि जो पिता है वो साहसी काम करते हैं और जो माता है वो घर के काम करती है। तो वो जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। परंतु यहाँ पर ऐसे काम करके क्या किया जा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसको समाप्त किया जाए ऐसे एग्जाम्पल्स देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर पूछ लेगा, ZPD के ऊपर पूछ लेगा, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है। वाइगोत्स्की के अनुसार, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चे को सहयोग दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा। जहाँ सहयोग की बात आएगी वहाँ स्कैफोल्डिंग हो जाएगा आपका। जीन प्याजे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
कल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जहाँ पर परिकल्पना की बात आ जाएगी तो वो आपको पता होगी आपकी कौन सी स्टेज हो जाएगी। आपने इसको भी लर्न करने का एक शॉर्ट तरीका है आपका, ये आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे याद कर सकते हैं, SPCF। इससे आपकी क्या हो जाएगी, सेंसरी मोटर जिसको हम बोलते हैं संवेदी चालक। P से क्या हो जाएगी आपकी प्री ऑपरेशनल। C से क्या हो जाएगी कॉन्क्रीट। F से क्या हो जाएगी फॉर्मल। देखिए यहाँ पर लाइन से ही दे रखे हैं आपकी सीरीज वाइज ही। S से क्या हो गई सेंसरी मोटर स्टेज, P से क्या हो गई प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से क्या हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F से क्या हो गई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये शॉर्ट फॉर्म आपकी बनती है SPCF। तो अब हमसे पूछा है परिकल्पना, जहाँ पर परिकल्पना की बात आ जाएगी तो वो स्टेज आपकी कौन सी होगी, वो आपकी होगी फॉर्मल स्टेज की, जहाँ पर बच्चा परिकल्पना करना सीख जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसने कहा था? जहाँ भी सामाजिक प्रक्रिया सांस्कृतिक ये बात आ जाए वो जो है आपका सिद्धांत किसका होगा, प्रिंसिपल किसका होगा, आपका लेव वाइगोस्की का होगा। लेव वाइगोस्की हमारे इसकी 3 चीज़ों का आप ध्यान रख लेना, SCL। यहाँ इन 3 चीज़ों की जहाँ पर बात हो गई वहाँ पर 100% कौन होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे। S से सोशल, C से कल्चर सांस्कृतिक और L से लैंग्वेज। इन तीनों की बात कौन करता है, इन तीनों को जो बढ़ावा है वो कौन देता है, हमारे लेव वाइगोस्की देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक की अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तार्किक बहस के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं किया जाता, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, गलत। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, ठीक लग रहा है, पॉजिटिव है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल वर्ड आ गया हमारा नेगेटिव वर्ड से, ये हमारा केवल एक अवधारणा को हम नहीं ले सकते कि केवल एक ही कंसेप्ट को लेकर हम चले और केवल हम जो है मूर्त सामग्रियों को ले, अमूर्त सामग्रियों को भी शामिल कर सकते हैं। ये वैसे ये भी गलत है, और यहाँ पर जो केवल आ गया उससे तो आपका 100% ये गलत ही है, तो ये भी गलत हो गया। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, फिर से केवल आ गया, तो ये वैसे गलत हो गया, देखते ही काट दो। तो तीनों हमारे कट गए, एक बचा जो है वो हमारा आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, 8th क्वेश्चन हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा आपके जो तार्किक गणितीय वाला बुद्धि वाला व्यक्ति होगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो इनको भी आप जरूर कर लेना। ये इनकी 8 जो बुद्धि थी, टाइप्स की बुद्धि थी, इनमें से क्वेश्चन भी आपका जरूर पूछ लिया जाता हार्वर्ड गार्डनर के प्रिंसिपल्स में से। तो ऑप्शन पढ़िए क्या दे रखा है, ध्वनि, ताल और शब्दों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो गणित वाले की विशेषता नहीं होगी। दृश्य स्थानिक परिवेश के सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये स्थानिक वाले की होगी, ये इसकी गणित वाले की नहीं होगी। 3rd ऑप्शन दे रखा है संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के ताल, ये संगीत के वाले व्यक्ति की हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचाइए। पैटर्न की खोज की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, बिल्कुल ठीक है कि जो एक तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, कैसा होगा, पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता उसमें होगी, और साथ साथ में सेंसिटिव भी हुई वो होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो हमारा सही है, तीनों पहले ही गलत हो चुके थे, तो बचा था एक 4th ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहाँ पर ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हेरिडेटरी, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है एनवायरनमेंट में से। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप छोड़ना मत, ज़रूर रिवाइज करना। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ओनली आनुवंशिकता नहीं है, गलत। परिवेशीय प्रभाव रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। आगे पढ़े। मानवीय विकास को न तो आनुवंशिकता न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी गलत। आनुवंशिकता एक पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है, बिल्कुल ठीक है, के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों क्या हैं? एक जटिल पारस्परिक क्रियाएं हैं और मानव विकास को प्रभावित करती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4th है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जहाँ भी निष्क्रिय वर्ड आ जाएगा, जहाँ भी पैसिव वर्ड आ जाएगा, वो क्या है? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। निष्क्रिय जय नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव हमारा कभी भी सही नहीं होता। विद्यार्थी को निष्क्रिय कभी भी नहीं माना जाता, नहीं रखा जाता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कि उसके ज्ञान जो उसके पास है उसको दोहराया जाए, बिल्कुल भी गलत। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। जहाँ भी अनुसरण की बात आ जाए वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है, तो ये भी गलत। ये तीनों गलत, बचा एक फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है हमारा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए? कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जिसको हम कहते हैं, क्या शामिल होना चाहिए उसमें? केवल संरचनात्मक आकलन, बिल्कुल गलत, केवल आ गया, फिर से केवल आ गया, बिना पढ़े गलत मार दो। ना तो संरचनात्मक ना ही संकलात्मक, ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत। बचा एक, ऑप्शन नंबर 4th, ये ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार क्या दे रखा है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है हमारा ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो ऑप्शन है उनको देखकर ऐसे लगता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेकार क्वेश्चन है, परंतु जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप ऑप्शन गलत होते चले जाते हैं और एक सही बचता है, वो हमारा आंसर होता है। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है पेडागोजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शिक्षक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? आपको बड़ा लग रहा होगा, परंतु इसको पढ़िएगा, इसका आंसर बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार के स्रोतों का अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स, गलत। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजन करनी चाहिए, तो यहाँ पर किसको बढ़ावा मिलेगा? समानता को, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए, ये सलाह टीचर बच्चे को उल्टी सलाह नहीं देगा, ये भी गलत। बच्चा एक, ये हमारा ठीक होगा। पढ़ लीजिएगा क्या दे रखा ऑप्शन में, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना, बिल्कुल ठीक, कि बच्चों के सामने
अलग अलग वर्गों से रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण उनके सामने पेश किए जाएं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता में शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फर्स्ट ही सही लग रहा हमें, पर आगे हमें पढ़ना है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया एवं सहानुभूति का प्रभाव प्रदर्शित करना चाहिए। कहीं भी टीचर बच्चे के प्रति दया और सिंपैथी नहीं अपनाएगा, सहानुभूति नहीं अपनाएगा। ये क्या हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, और नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे? गलत। पीटी आ जाए, सिंपैथी आ जाए। अगर इसकी जगह सहानुभूति की जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहानुभूति और दया आ जाए, ये नेगेटिव वर्ड्स, और नेगेटिव वर्ड्स को हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सिंपैथी वर्ड को ध्यान में रखना, ये गलत नेगेटिव वर्ड्स है हमारा। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। कभी भी बच्चों को लेबल नहीं किया जाता, वर्गीकृत नहीं किया जाता, ये भी गलत। केवल, फिर आ गया केवल, ये देखते ही काट दो। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, एक टीचर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। नेगेटिव वर्ड्स आपका आ गया था इसमें केवल, तो गलत। 3 गलत, 1 बचा, फर्स्ट हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये एक किस बच्चे की आपको जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन दे रखा है, एक सबलीन विद्यार्थी के। अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए ऐसे वर्ड तो उनको इंग्लिश में पढ़ लेना। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, एक संरचनात्मक विद्यार्थी के। तो ये संरचनात्मक विद्यार्थी के तो नहीं है फीचर्स। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की। तो ये किसकी है? जो बच्चा लर्निंग डिसेबल है, जिसको लर्न करने में क्या आ रही है? कठिनाई आ रही। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? जो विशेष योग्यता वर्ग वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, आकलन के लिए पेंसिल पेपर टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास को रटने। देखिए फिर से आ गया रटने, रोट लर्निंग पर कभी भी ध्यान नहीं देता, ये नेगेटिव वर्ड्स है, ये गलत। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके को अपनाना, एक रूप तरीके को कभी भी नहीं अपनाया जाता, गलत। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव देना, कभी भी नकल करने के लिए नहीं सिखाया जाता बच्चे को, गलत। बच्चा एक ही है हमारा ठीक है। पढ़ो क्या दे रखा है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। बिल्कुल ठीक है कि उसकी कमजोरियों को पहचानना और उसी आधार पर उसके अधिगम उद्देश्य को क्या करना, विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में संरचनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? जो क्रिएटिव लर्नर हैं उनको। फर्स्ट दे रखा है आपका, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को अपसारी, कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग को नहीं एम्फेसाइज किया जाता, गलत। हतोत्साहित, नेगेटिव वर्ड्स, नहीं किया जाएगा बच्चे को। डिस्करेज, अनेक परिपक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व
देकर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को जोखिम लेने या चुनौतियों का सामना करने के लिए फिर से आ गया हतोत्साही, डिस्करेज, बिल्कुल गलत। बचा एक ऑप्शन हमारा ठीक, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, और थर्ड हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन सा लेता है? ऑप्शन पढ़िए। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, गलत। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, जी नहीं। निर्देश के लिए केवल आ गया, गलत। केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, बिल्कुल गलत। फोर्थ ऑप्शन बचा है, फोर्थ पढ़िए क्या दे रखा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल से एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इनमें। देखने में बड़े हैं बट सोल्व करने लगोगे तो कुछ भी नहीं है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 19 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण आपसे पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत। क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के लिए केवल, गलत। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, गलत। बचा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा ठीक, पढ़ लीजिएगा क्या दे रखा, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, बिल्कुल ठीक है। मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, कि जो हमारे गोल्स हैं उनको टुकड़ों में बांट के समस्या को हल किया जाए, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? हमसे पूछा है, नहीं है, नेगेटिव में पूछा तो थोड़ा सा ध्यान से। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित, ये तो पॉजिटिव वर्ड्स है, तो हमसे पूछा नेगेटिव, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा गलत। पर्यावरण पर्यवेक्षण, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लोरेशन, ये ठीक है, वैसे पॉजिटिव है पर हमसे नेगेटिव पूछा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। संवाद एंड परिचर्चा, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमें बताना नहीं है, नेगेटिव बताना है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नेगेटिव है और नेगेटिव ही हमसे पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है इस तरीके का। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, नहीं। उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानकर, बिल्कुल ठीक। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बिल्कुल गलत। और कक्षा से बाहर जाने के लिए भी एक टीचर नहीं कह सकता, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है, कि उनसे बात करके और उनका अरुचि का कारण जानना, कि तुम किस वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, कि कौन सी चीज़ सबसे आवश्यक है ज्ञान की संरचना के लिए? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना, तो कौन सा जरूरी है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की जो उसकी प्री नॉलेज है वो क्या है एक लर्नर की, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए, संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, खारिज नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, फिर से नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, गलत।
बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। एक टीचर कभी भी बच्चे को नहीं डांट सकता। अगर वो किसी चीज़ की संरचना कर रहा है या सोच रहा है उसके विचारों के ऊपर, उसको नहीं डांटा जा सकता। नेगेटिव वर्ड्स ये भी गलत। बच्चा एक ये हमारा ठीक है कि बच्चे के जो जिन सिद्धांतों की वो संरचना करते हैं उनको क्या करना चाहिए, संवादों के द्वारा उनकी अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम आपका 24, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, ये भी गलत। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, ये भी गलत। दोनों आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, दे रखे हैं आपके, विद्यार्थी की अभिरुचि की, विद्यार्थी का इंटरेस्ट बिल्कुल करेगा, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य की, बच्चे का जो इमोशनल हेल्थ है वो कैसा है बिल्कुल करेगा। जब बच्चा स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, सीखेगा कैसे। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति पेडागोजी स्ट्रेटजी बिल्कुल करेंगी। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल करेगा। तो चारों हमारे ठीक हैं और चारों किस में दे रखे, ऑप्शन नंबर 4 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हमें बताना है। ऑप्शन पढ़िए, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, ये नहीं होगा आपका। पुरस्कार व दंड नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन या संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन पढ़िए, क्या दे रखे हैं, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवधि से क्या अभिप्राय है।